स्टार्ट करते हैं बेटा एक और प्यारा सा छोटू सा चैप्टर, नाम है एटम्स। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि अलग अलग अपने पास एटॉमिक मॉडल्स है ओवर द टाइम। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई भगवान जी आए, परी आई और बता के चली गई कि हाँ ये एटॉमिक मॉडल है जी, पढ़ लो। रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल ले ली। गोल्ड की फॉइल मतलब जैसे अपना खाना लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वैसी गोल्ड की पतली सी लेयर को ले ली। सर पतली लेयर ही क्यों लिया? पहला थॉट यार, लोअर से अपर में जाना है, सीढ़ियां चढ़नी है तो एनर्जी लगेगी, नीचे उतरना है तो जंप कर दो, सारी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है जी। अगर आपको 26वें माले पे चढ़ना है तो एनर्जी बहुत लगेगी भाई साहब, लेकिन 26वें माले से कूद जाओ तो सारी एनर्जी निकल जाएगी। बच्चों को हवा ही नहीं लगी सर, क्योंकि बच्चा रट्टा क्या था? बच्चा रट्टा था रेडियस इक्वल टू 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। देखो अगर रेडियस का कोई सवाल आना है 99% तो इसी फॉर्मूले पे से आएगा। पर हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। स्टार्ट करते हैं बेटा एक और प्यारा सा छोटू सा चैप्टर, नाम है एटम्स। मॉडर्न फिजिक्स के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। एक था आपके पास डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो हमने कवर कर लिया था। अब आता है आपके पास एटम्स, फिर आएगा न्यूक्लियाई एंड देन हम लास्ट में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। तो कुल मिला के अपनी 12th की जर्नी आई होप बहुत बढ़िया जा रही होगी आपकी। हमने माइंड मैप में कोशिश किया है कि फुल डिटेल एक ऐसी चीज आपको प्रोवाइड की जाए कि पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे अब तक किसी ने ना डाली हो। इस तरीके से कोशिश की गई है पीडब्ल्यू के द्वारा कि हम इस तरीके के माइंड मैप आपको दें। साथ ही में कोशिश करते हैं बेटा कि माइंड मैप के अंदर ही कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लें, है ना। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, लेंदी देख के बच्चा जनरली डर जाता है कि काफी टाइम लग रहा है। बट मेरी कोशिश रहती है बेटा कि क्वेश्चंस इसलिए कराना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना क्वेश्चंस के फिजिक्स को समझा नहीं जा सकता बेटा। तो बीच बीच में एक फ्लेवर देने के लिए कुछ क्वेश्चंस का करना जरूरी है, और आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं इस चीज को कि हाँ माइंड मैप के अंदर ही हमारे क्वेश्चन की रिवीजन प्रैक्टिस हो जा रही है। तो आप लोगों की तरफ से एक अच्छा प्यार मिला है, इसलिए इस चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एटम्स जो आपका चैप्टर है बेटा बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब ना के बराबर इसमें चीजें पढ़ने लायक हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। और ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे बेटा, चाहे वो डुअल नेचर हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो न्यूक्लियाई हो। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं बेटा जो आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, जितने चाहो आप बटोर लो बेटा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे तीनों चैप्टर के अंदर से मिला के। अगर मैं एवरेज भी पकड़ लूं तो एक मिल सकता है आपको, और सेमीकंडक्टर को भी मिला लूं तो उन 4 चैप्टर के अंदर मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 आपके पास 3 से 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे बेहतरीन मौका नहीं है बेटा नंबर बटोरने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि अलग अलग अपने पास एटॉमिक मॉडल्स है ओवर द टाइम। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई भगवान जी आए, परी आई और बता के चली गई कि हाँ ये एटॉमिक मॉडल है जी, पढ़ लो, या एटम ऐसा होता है पढ़ लो। ये हम जैसे लोगों की या हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट की मेहनत थी, जिन्होंने हमें बताया कि यार किसी ने अपनी कोशिशें की, एक एटम का मॉडल दिया। क्योंकि एटम यार कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि देख पाए हम उसको उस जमाने में, तो एटम को देखना तो पॉसिबल था नहीं। तो उस जमाने में एक ऐसी चीज को पढ़ना जो देख ही नहीं पा रहे हैं, उस चीज को स्टडी करना कितना मुश्किल रहा होगा सोचो। फिर भी लोगों ने कोशिश की। तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने अपनी पूरी कोशिश की। डाल्टन साहब ने अपनी एक थ्योरी दी एटम को स्टडी करने के बाद, जैसा भी उन्होंने स्टडी किया होगा वो उनकी लाइफ की जर्नी रही होगी। बट उन्होंने क्या अपने को एक मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि जो एटम है बेटा इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी, यानी कि इस एटम के टुकड़े पे टुकड़े टुकड़े पे टुकड़े टुकड़े पे टुकड़े, इस पेन के टुकड़े पे टुकड़े करता जाऊं मैं, जितने मैक्सिमम कर पाऊं, तो सबसे छोटा पार्टिकल आखिरी में मिलेगा, वही एटम है। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया? डाल्टन ने बोला। डाल्टन ने बोला कि हर एक मटेरियल का, जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन के पार्टिकल अलग होंगे, नाइट्रोजन के पार्टिकल अलग होंगे, बोरोन के पार्टिकल अलग होंगे, तो वो जो पार्टिकल का नेचर है वो अलग अलग होगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है बेटा? आपके पास एटम है। सेम अगर एलिमेंट है, यानी कि मान लीजिए पूरा पेन कार्बन का बना हुआ है, तो इसके सारे पार्टिकल क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, केमिकली भी और फिजिकली भी। ये डाल्टन ने बोला, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आज तो हम गलत प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि आज तो हम पढ़ते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब होते हैं। तो अब तो हमें पता है, लेकिन उस समय पर डाल्टन ने अपना एक दबदबा कायम किया कि भैया मैं एक मॉडल देता हूं कि ओवरऑल जो है एटम वो स्टेबल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस, अगर है भी तो वो टोटल बैलेंस हो रहा है, प्लस और माइनस। तो डाल्टन ने अपना मॉडल दे दिया साहब। अब बात आई थोड़े सालों बाद, थॉमसन ने एक मॉडल दिया। थॉमसन ने बोला कि यार जो डाल्टन साहब ने बोला है वो मॉडल की में कुछ कुछ बातें सही हैं, पर सारी बातें सही नहीं है। उन्होंने बोला कि जो एटम है वो कंप्लीटली, एटम सबसे छोटा क्वांटिटी नहीं है,
एटम फर्दर किससे मिलके बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी से मिलके बना है। जैसे कि एक तरबूज में जो खाने वाला लाल पार्ट होता है, उन्होंने बोला कि तरबूज के अंदर, इसलिए वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला कि जो तरबूज है, वाटरमेलन है, उसमें जो रेड कलर का पार्ट है उसको मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पूरे गोले के अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूशन है। और जैसे उसमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं तरबूज के अंदर ब्लैक कलर के, है ना, ब्लैक ब्राउन कलर के, तो वो उस तरीके से क्या है, एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज रैंडमली कहीं 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 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आज हम पढ़ते हैं वो भी गलत मॉडल है दो। बट उन्होंने अपनी कोशिश की, उन्होंने एक अच्छी चीज बताई है क्या, कि यार एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर फर्दर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो एवरी एटम इज एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसकी लगभग एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होती है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कहीं कहीं एम्बेडेड है। द पॉजिटिव चार्ज इन द होल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो लाल कलर का जो पार्ट है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि इस जगह पर ज्यादा है, इस जगह पर कम है, इस जगह पर कम है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद बोला, मतलब इनकी कमी क्या थी कि ये जो मॉडल है ना बेटा, वो स्पेक्ट्रम को, जो बाद में आज हम पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या फिर हम कह सकते हैं बेटा कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, ये जो सीरीज हम पढ़ते हैं बेटा, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये आ कैसे रही है भैया। अब बात आती है कि इसके बाद ही, यानी कि थॉमसन्स के बाद ही, रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन पाई गई, वो ऑब्जर्वेशंस को थॉमसन्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए भाई साहब थॉमसन्स का मॉडल भी गलत प्रूफ हो गया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हो गई इसकी, और हमने मॉडल के बारे में भी पढ़ लिया, ज्यादा इस पर कोई सवाल आने की संभावना है नहीं, हम टाइम खराब नहीं करते हैं। उसके बाद बेटा आता है आपके पास इस चैप्टर का फर्स्ट छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत मान सकते हैं। इन्होंने क्या बोला बेटा, रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल ले ली। गोल्ड की फॉइल मतलब जैसे अपना खाना लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वैसी गोल्ड की पतली सी लेयर को ले लिया। सर पतली लेयर ही क्यों लिया, पहला थॉट ये आता है। तो मोटी लेयर होती है बेटा, तो उसके अंदर यहां भी एटम, यहां भी एटम, यहां भी एटम, ऐसे दीवारें बनी होती है। मान लो ईंट की एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, एक ईंट को आप क्या मान लो, एक एटम मान लो। तो एक दीवार पूरी बन गई, फिर एक दीवार पीछे, फिर एक दीवार पीछे, जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा ही दीवारें होंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं गोल्ड की फॉइल इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं एक एजम्पशन ले पाऊं कि जो मेरे एटम है इस लेयर के अंदर, इस फॉइल के अंदर, वो एक ही लेयर में है, इसके बाद एटम्स नहीं है, ऐसा एजम्पशन माना गया, ताकि यहां से आने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इस जगह जो जा रहे हैं सामने, उसको एक ही किसका सामना करना पड़े, एटम का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं हो कि पहले उससे टकराया, फिर अगले से टकराया, फिर अगले से टकराया, ऐसा ना हो। तो हम एजम्पशन ले सकते हैं कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर एक ही लेयर किसकी है बेटा, गोल्ड की एटम्स की है। ठीक है जी, बहुत महंगा मामला चल रहा है भाई साहब। अब बात करें तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या पाई, उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल को क्या किया, यहां पे फेंका गया, आगे सामने की तरफ फेंका गया। ये लेड बॉक्स क्या है इसमें आपको नहीं जाना, बस लेड बॉक्स किसी तरीके से सोर्स है किसका, एक अल्फा पार्टिकल का, तो यहां से पैदा हो रही है। एक छोटी सी विंडो ओपन हो रखी है ताकि यहां से सीधे क्या चले जाए बेटा, आपके पास अल्फा पार्टिकल चले जाए। अल्फा पार्टिकल क्या है, कई बार बच्चा यही नहीं पता कर पाता। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है बेटा आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, आपके पास अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। यानी कि हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो जो बचेगा वो क्या है, अल्फा पार्टिकल है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के पास क्या है कि एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर दो प्रोटॉन है, देन दो न्यूट्रॉन है। तो इसका जो मास होगा बेटा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो इक्वल होगा बेटा किसके, दो मास ऑफ प्रोटॉन के प्लस में दो मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके नियरली इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन के। जी मालिक। और अगर मैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलूं तो चार्ज कितना होगा बेटा, +2e, क्योंकि दो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिट बोलते हैं, इंटू 2, क्योंकि दो हैं आपके पास। जी मालिक। अब ऑब्जर्वेशन क्या पाई गई, उसी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन आई, फिर कंक्लूजन दिया गया। ऑब्जर्वेशन ही आई। अच्छा एक बात और देख लो, यहां पर एक जिंक की स्क्रीन लगी हुई है पूरी, खाली ये नहीं है बेटा, पूरी ऐसे स्क्रीन लगी हुई है।
जिंक की स्क्रीन पर, जिंक नहीं है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब ये अल्फा पार्टिकल टकराएंगे ना, जहां जहां वो टकराएंगे, जैसे मान लो ये पूरी जिंक की स्क्रीन है, यहां अल्फा पार्टिकल टकराया तो यहां पर एक चमक पैदा हुई, यहां पर टकराया तो चमक पैदा हुई, यहां पर टकराया चमक पैदा हुई, यहां पर टकराया चमक पैदा हुई। तो जहां पर अल्फा पार्टिकल टकराएगा जाके वहां पर चमक पैदा होगी। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल को नेकेड आई से थोड़ी देख पा रहे हैं हम, तो हमें क्या पता कि अल्फा पार्टिकल इस पूरी स्क्रीन पर किधर आया है ट्रैवल करने के बाद। तो उस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक चमक पैदा होगी, चमक भी नेकेड आई से नहीं देखी गई, वो भी माइक्रोस्कोप से देखी गई। इसके पीछे मूवेबल माइक्रोस्कोप है जिसको हम मूव कर करके देख रहे हैं कि कहां कहां पर अपने को चमक पैदा हो रही है, कि वहां वहां पर आके फोटोन अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं। तो पाया ये गया, पूरा कंक्लूजन ये निकल के आया कि यार मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो बिना किसके डिफ्लेक्शन के सीधे ही चले गए, यानी कि इस गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली स्पेस है, खाली स्पेस है। इसका मतलब बिना किसी से टकराए आगे चले गए। अच्छा जी, दूसरा वाला, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री या 90 से ज्यादा पे क्या किए, टर्न कर गए, यानी कि ऐसे टकरा के इधर चले गए या इधर बैक आ गए। ठीक है जी। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनका जो एंगल डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग आया, लेकिन बात यह है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिकल का डिफ्लेक्शन तो आया ही नहीं, बिल्कुल सीधे निकल गए। तो उससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि यार अगर गोल्ड सामने बैठा है तो गोल्ड का न्यूक्लियस कितना है बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है Z इज इक्वल टू 79। 79 एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस के पास 79 तो प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन अलग बाकी रह गए, इतने न्यूट्रॉन होंगे, इससे ज्यादा होंगे। तो जो गोल्ड एटम का जो न्यूक्लियस है बहुत हैवी है, अगर वो सामने से अल्फा पार्टिकल आते तो अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड के न्यूक्लियस पे टकराते तो वापस जाना पड़ता उनको, क्योंकि वो आगे सामने बहुत ताकतवर आदमी है। लेकिन क्या पाया कि मैक्सिमम तो हमने निकल गए, इसका मतलब इस गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम स्पेस खाली है। इसका मतलब एटम जो है उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली होता है। अब क्या देखा, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है आपके पास वापस आ गए पूरा का पूरा। इसका मतलब जो पूरे शीट के अंदर एटम्स है उसके अंदर बहुत कम स्पेस ऐसा है जहां पर एक ताकतवर इंसान बैठा है, यानी कि वही वो स्पेस है जो कि क्या है बेटा आपके पास न्यूक्लियस कहलाया। जो क्या कहलाया बेटा आपके पास न्यूक्लियस कहलाया। क्या कहलाया बच्चे आपके पास न्यूक्लियस कहलाया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी चीज है जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसका प्रेजेंट होता है, एटम का प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सारा का सारा ऑलमोस्ट मास जो है पूरे एटम का न्यूक्लियस में स्थित होता है, और न्यूक्लियस एटम के मुकाबले बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस का ऑर्डर आया वो 10⁻⁻15 आया। हमने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, यानी कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की आई, और एटम की जो रेडियस है वो आपके पास आई 10⁻10 मीटर की ऑर्डर की, या फिर कई बार कई किताबों में लिखा था 10⁻14 मीटर या -15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁻14 मीटर है या 10⁻15 मीटर है। तो मैं ये बोल पाया कि जो एटम का साइज है ना बेटा वो न्यूक्लियस के साइज से 10,000 गुना या 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इसका मतलब आप सोचो कि 1,00,000 गुना का डिफरेंस आ गया एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में। इसका मतलब इस कमरे का साइज अगर ले लूं मैं, एटम अगर एक जो एटम का साइज है वो कमरे के बराबर है, तो उसमें तिनके बराबर भी क्या है, एक बिल्कुल मिट्टी के कण के बराबर न्यूक्लियस की जगह होगी। इतना फर्क आता है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सेकंड, मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। मोस्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, है ना। उसको कोर को क्या बोल दिया, इसको न्यूक्लियस बोल दिया। अब ये भी पता है कि एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो सर जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, तो जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, मुड़ जानी चाहिए थी, जगह बदल जानी चाहिए थी। क्यों नहीं बदली? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन बेचारा मामूली सा है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन के मास में और एक प्रोटॉन के मास में ही बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पिता हल्का फुल्का आदमी, हल्का फुल्का, और सामने से आ रहा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास है 4 प्रोटॉन के बराबर। तो एक प्रोटॉन का मास ही एक इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। 4 प्रोटॉन का मास तो 4 गुना प्रोटॉन के बराबर है, और वो इलेक्ट्रॉन के मास से तो बहुत ज्यादा है, तो वो उसको डिफ्लेक्टिंग चीरते हुए चला जाएगा आगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसे बोलते हैं बेटा पूरा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये ग्राफ बनाया गया कि भाई साहब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। यानी कि मान लो कोई पार्टिकल आया सीधा चला गया, यानी कि डिफ्लेक्शन 0 है,
कोई पार्टिकल आया ऐसे चला गया, यानी कि डिफ्लेक्शन 90 डिग्री का है। कोई पार्टिकल आया ऐसे चला गया, यानी कि उसकी डिफ्लेक्शन कितना है, 180 डिग्री का है। तो पाया ये गया कि ऑलमोस्ट एवरी पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल डिफ्लेक्शन लगभग जीरो के बराबर है। जैसे जैसे डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ा रहा हूं, मतलब जैसे जैसे मैं देख रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल 180 पे डिफ्लेक्ट हुए, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 90 पर डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल भी बहुत कम ही है। तो ये ग्राफ बनाया गया, ये क्या बता रहा है कि कितने एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग एट एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चा, शायद कोई काम में आ जाए अगर इस पूरे में से कोई न्यूमेरिकल पूछना होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इस रदरफोर्ड मॉडल के अंदर बेटा दो चीजें हैं जो न्यूमेरिकली पूछी जा सकती हैं। एक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। ये क्या है बेटा, आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि सामने एक Z एटॉमिक नंबर वाला एक एटम अगर बैठा है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, उसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, Ze। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं। सामने से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो अगर इनका हेड ऑन कोलिजन होने वाला था तो ये क्या है बेटा, फिक्स्ड है। ये क्या है बेटा, फिक्स्ड है आपके पास। ठीक है बच्चा, अगर इसको मैं फिक्स कर दूं तो बताओ, जब मैंने अल्फा पार्टिकल फेंका तो अल्फा पार्टिकल के पास भी कौन सा चार्ज है, +2e, 2 प्रोटॉन के बराबर। और इस न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना है, Z प्लस Ze, यानी कि इसके पास भी प्लस है। तो जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी देख के इसको ऐसे फेंका तो यहां पर क्या है बेटा, इसके ऊपर हमेशा फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, कोलंबियन फोर्स। तो कोलंबियन फोर्स जो लग रहा है बेटा, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। मान लेते हैं सबसे करीब यहां तक जा पाया, यानी कि एक क्षण के लिए इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 हुई। अभी भी फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है, तो पीछे वापस चला जाएगा। यानी कि सबसे करीब कहां पहुंच पाया, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई। क्योंकि इस समय पर 0 नहीं होती तो ये और आगे चला जाता, और आगे जाता तो और करीबी बढ़ती। तो सबसे करीब होने का मतलब क्या है, वो मोमेंट जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें बेटा कि अगर मैं, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है केवल यहां पर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जब भी एक सिस्टम में काम करते हैं बेटा, तो एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एनर्जी कंजर्व करता हूं। मैंने शुरुआत में माना है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई इंफ्लुएंस नहीं है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दो चार्ज के बीच की, 0। तो यानी कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू v नोट का स्क्वायर। यहां पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पर पोटेंशियल किसके बराबर हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि एक चार्ज है प्लस Ze, दूसरा चार्ज है 2e, तो 2e इंटू Ze अपॉन में डी मिनिमम। तो यहां से डी मिनिमम निकाला गया बेटा, तो यहां पे आ गया 2 इंटू Z इंटू ई स्क्वायर, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है सर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आया, डी मिनिमम को इधर ले आया, तो हाफ m v नोट का स्क्वायर। अब चाहे तो इसको आप v नोट की टर्म्स में याद रख लो, तो 2 को ऊपर ले जाना, तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो v नोट की टर्म्स में आ जाएगा। कई बार इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी यहां पे पूरी पुट कर देना के, तो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। रटना नहीं है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। दूसरा आता है बेटा इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है बेटा, कि इनिशियली मैं जिस भी डायरेक्शन में फेंक रहा हूं अल्फा पार्टिकल को, वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, कर ली सीधी लाइन ड्रॉ, और एक Ze से पास होने वाली सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। तो सोचो, एक सामने एक घर है, मैंने एक पत्थर यहां फेंका, एक पत्थर यहां फेंका, एक पत्थर यहां फेंका, एक पत्थर यहां फेंका, पत्थर छोड़ो चार्ज फेंका। पत्थर से तो गंदा लग रहा है ना, घर पे पत्थर क्यों मारूं मैं, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते हैं, मेरा तो कांच का घर भी नहीं है। चल फिर भी ठीक है, मैं पत्थर नहीं मारा। देख, मान ले सामने कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है, एक तो मैंने बिल्कुल इसके मुंह पे पॉजिटिव चार्ज फेंका, एक थोड़ा दूर फेंका, एक थोड़ा दूर फेंका, एक थोड़ा, तो जो फेंकने वाली डायरेक्शन है और ये जो इसकी ओरिजेंटल लाइन है, यहां से कितना दूरी पर मैं, यानी कि ये देख, मैंने ये फेंका, तो ये इसकी इस लाइन के बीच की दूरी कितनी है बेटा, इतनी। इस वाले पार्टिकल की दूरी कितनी है बेटा, इतनी। इस वाले पार्टिकल की कितनी है, इतनी। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो सामने एटम है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर से पास होने वाली, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर होता है। अब सोचने की बात यह है कि एक यहां पर पॉजिटिव है, तूने यहां पर एक पार्टिकल को फेंका, तो यानी कि बिल्कुल इसकी तरफ फेंका, तो इसकी इस लाइन से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो तो 0 है, तो इंपैक्ट पैरामीटर 0, तो ये ऑल वापस जाके वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अच्छा,
अगर तुमने पार्टिकल थोड़ा ऊपर फेंका होता तो एक तो ये लाइन आ गई, अब यहां पे फेंका है तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ है, तो जब ये जा रहा होगा पास तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो करके इसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे, सही बात है। लेकिन अगर ये जो लाइन है इससे मैं पार्टिकल यहां फेंकू, थोड़ा और दूर फेंकू, ऐसे फेंकू ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है और ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है पॉजिटिव का वो कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा कम डिफ्लेक्ट होगा। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस है बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो और ये सेंट्रल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है हर एक पार्टिकल के लिए, वो अलग अलग उस पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर यानी कि एक डिस्टेंस है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन के बीच का डिस्टेंस, और ये इंपैक्ट पैरामीटर को बी से शो किया जाता है। तो जिस पार्टिकल के लिए बी बहुत कम है उसके लिए डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा हो, वो उतना ही करीब से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तब वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट कराएगा। और जो पार्टिकल का बी ज्यादा है यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो दूर से गुजर रहा था, तो इसकी दादागिरी कम चली, तो वो कम डिफ्लेक्ट हुआ। तो देख लो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, हल्का डिफ्लेक्ट हो रहा है, कम एंगल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें भी अगर आप याद रखना चाहो तो इंपैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2 होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो, इंपैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोट थीटा बाई 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आते हैं बच्चे आपके पास बोर्स मॉडल। बात आती है रदरफोर्ड भाई साहब के मॉडल में कमी क्या थी, मैंने लिखी नहीं, मैं बता देता हूं स्टिल। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो काफी हद तक बहुत बढ़िया चीज बताई। उसने बताया कि भैया एक जगह है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या है, चारों तरफ घूम रहा है। पर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बोलती है बेटा कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या करता है, ईएम वेव रिलीज करता है। अब लॉजिकल सोच, रदरफोर्ड ने बोला कि बीच में पॉजिटिव है, चारों ओर नेगेटिव घूम रहा है। घूमने का मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करने का मतलब क्या है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होती ही होती है। सर्कुलर मोशन में हमेशा घूम रहा है, चाहे भले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा हो, लेकिन घूम रहा है तो डायरेक्शन तो बदल रहा है ना बेटा। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली है मतलब वेलोसिटी बदली है, यानी कि एक्सेलरेशन तो है। यानी कि घूमते हुए पार्टिकल के पास तो एक एक्सेलरेशन तो पक्का है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है और घूम रहा है तो उसके पास क्या है बेटा, आपके पास एक्सेलरेशन भी है। तो यानी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है यानी कि निकाल रहा है अपने अंदर से, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, रदरफोर्ड का मॉडल गलत क्यों प्रूव हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे तो उसकी एनर्जी कम होते 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 देख, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, फिर कम हुई एनर्जी, फिर कम हुई एनर्जी, फिर कम हुई एनर्जी, फिर न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, यानी कि एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। एटम एक टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ तो था जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो ये था आपके पास रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, फेलियर। अब आते हैं बोहर साहब। बोहर साहब ने रदरफोर्ड की बातों का बहुत फायदा उठाया। बोहर साहब ने वही मॉडल बता दिया जो रदरफोर्ड ने बताया, बस बोहर साहब ने थोड़ा सा स्मार्ट काम कर दिया। बोहर ने बोला कि यार एटम्स के जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे स्थित है, उस सेंटर वाली जगह को न्यूक्लियस बोल दिया गया, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर घूम रहे हैं। सारी बात रदरफोर्ड की चिपका दी, बट एक लाइन ऐड कर दी, क्या कि लेकिन वो केवल फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में घूमते हैं, स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था बेटा आपके पास कि यार जो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स, जो घूमने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर किया जा रहा है वो किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया। ये वाली बात भी सही है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो केवल किस में घूमेंगे बेटा, फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे। सेकंड उसने बोला कि देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। खाली अब इसने परिभाषा दे दी कि ये स्टेबल ऑर्बिट कौन से हैं। ये स्टेबल ऑर्बिट की परिभाषा इसने ये दी कि यार ये वो ऑर्बिट हैं जहां पर इनका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में NH/2π के बराबर होगा। यानी कि MVR जो है वो NH/2π के बराबर होगा। अगर एक फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम होगा m, वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू होगी 1, H/2π। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता है अब तो। अब मान लो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, मतलब रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, और n की वैल्यू 2 हो गई, 2H/2π।
अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 3h/2π। तो इन्होंने स्टेबल ऑर्बिट की परिभाषा दे दी, ऑल्दो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉय ने दिया। तो डी ब्रॉगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि mvr इज इक्वल टू nh/2π क्यों आया, क्योंकि डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन ये दिया था बेटा कि अगर वो एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम mvr यानी कि जो है वो nh/2π के बराबर है, तो उसमें जो वेव जनरेट कर रहा है वो स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहा है, और जब जब स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है तब तब एनर्जी का लॉस नहीं होता। याद रखना, मैं बहुत धीरे धीरे हर चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल चीजें भी हैं, ताकि आपको एक एक चीजें याद रहे। और मेरा एक एक देखो, एक तो जो लिखा है तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं एक एक शब्द वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन दिया वो ये दिया, बोहर ने बोला कि भैया उन ऑर्बिट में वो स्टेबल है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π के बराबर होगा। लेकिन डी ब्रॉगली ने इसका एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के बराबर आएगा, तो वो उस ऑर्बिट में यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट भी करेंगी, क्योंकि वो तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है, तो वो गलत थोड़ी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट तो करती है, बट वो स्टैंडिंग वेव जनरेट करती है, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है। थर्ड में क्या बोला? इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन डिस्क्रीट यानी कि फिक्स शेल से आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल, एंड इलेक्ट्रॉन इन द शेल कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिनेट एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिट नंबर। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की पहचान कैसे कैसे की जा सकती है कि भैया इस इलेक्ट्रॉन की इस शेल में एनर्जी इतनी है, इस शेल में मोमेंटम इतना है, एंगुलर मोमेंटम, इस शेल में उसका क्या बोलते हैं ऑर्बिट नंबर ये है उसका, कि वो फोर्थ शेल का मेंबर है। अब बोला while in any of these orbit electron does not radiate energy although it is accelerated, यानी कि इसने बोला कि इसमें क्या बोलते हैं एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्योंकि एनर्जी फिक्स है। फिक्स करने का मतलब है स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहा है, तो एनर्जी फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो रेडिएट नहीं कर रहा बाहर। ठीक है जी, और क्यों, जबकि एक्सेलरेटेड तो है ही है। तो ये तीन आपके पास क्या है बेटा, इनके आपके पास बोहर्स के तीन पोस्टुलेट बोले जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में ये भी बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के रूप में, और जब वो लोअर लेवल से अपर लेवल में अगर उसको जाना है तो उसको एनर्जी चाहिएगी। ये एनर्जी हो सकता है उसको कोलिजन के थ्रू मिल जाए, दो एटम्स के या किसी और चीज के कोलिजन से मिल जाए, या हो सकता है फोटोन लाइट डाल के उसको वो एनर्जी दी जाए जिससे वो ट्रांजिशन हो पाए। यानी कि लोअर से अपर में जाना है, सीढ़ियां चढ़नी है तो एनर्जी लगेगी, नीचे उतरना है तो जंप कर दे और सारी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है जी, अगर आपको 26वें माले पे चढ़ना है तो एनर्जी बहुत लगेगी भाई साहब, लेकिन 26वें माले से कूद जाओ तो सारी एनर्जी निकल जाएगी। करना नहीं है, ठीक है। हाँ, पता लगे एग्जाम्पल को सीरियस ले लो भाई, सॉरी। हाँ चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़े बेटा, तो अपना इसके बाद आगे बढ़े तो बोहर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। बोहर्स मॉडल की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है, या कह लो कि इसकी स्पेशलिटी ये है, या इसका कह लो कि एक लिमिटेशन क्या है, कि वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है। ये सारे फॉर्मूले जो अब बनाए जा रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बनाए जा रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, है ना जी। तो ये सारा ओनली वैलिड फॉर जो बोहर मॉडल है, ओनली वैलिड फॉर क्या है बेटा, ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन। यानी कि जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, He+ हो गया, एक निकाल लो हीलियम में से, लिथियम में से दो निकाल लो, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल लोगे तो एक बच जाएगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 निकाल लो तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इस तरीके से इन पे एप्लीकेबल होगा। ये मैंने बहुत प्यार से सारी चीजें आप लोगों के लिए लिखी है, तो एक एक करके फटाफट से देखते हैं, क्योंकि ये सवाल इन्हीं पे से निकल के आएगा घूम फिर के। ठीक है बेटा, तो क्या था कि अगर सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके अंदर Z प्रोटॉन होंगे, तो यहां पर चार्ज हो गया Ze+Ze। यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है बेटा, कूलम्ब फोर्स, यानी कि K(Q1Q2/r²। यही कूलम्ब फोर्स इसको क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यही फोर्स कौन सा हो गया बेटा आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो यानी कि
एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 मतलब इसका चार्ज Ze, इसका चार्ज E। सर इसका माइनस E क्यों नहीं लिखा? अरे माइनस तो डायरेक्शन को बताता है प्यारे, तो माइनस तो वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का स्क्वायर, यानी मान लो nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो r nth का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इस ऑर्बिट में मान लो इसकी स्पीड v है तो mv²/r हो गया, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, गंगाधरी शक्तिमान है। अब बात करें, आपको पता है बेटा मैंने इसका r इधर ले गया, एक r से एक r मार दिया, एक r को इधर ले गया, तो ये क्या लिखा हो बेटा Ze²/4πε0, यहां पे लिख दिया mvr और एक v को अलग से लिख दिया। mvr क्या था बेटा nh/2π के बराबर था, तो यहां पर लिख दिया nh/2π इंटू v। ध्यान से देख, पाई से पाई मर गई, 2 से 2 मर गई, तो यहां पर बचा 2 केवल। तो देख Ze²/2ε0, h को भी इधर लिया, 2 को इधर लिया, n को नीचे लिया, तो देख e² ऊपर बचा, 2 बचा था, एप्सिलॉन बचा था, h बचा था, और एक n बचा था और एक z बचा था, z/n। इस सब को जब सॉल्व करेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो जो वेलोसिटी आता है वो v0 इंटू z/n आता है। v0 की वैल्यू 2.2 या 2.16 होता है लगभग, तो 2.2 इंटू 10 की पावर आपके पास किसके बराबर है बेटा? 6 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो v0 की वैल्यू आ गई 2.2 इंटू 10 की पावर 6 z/n। अब कोई भी एटॉमिक नंबर तेरे को पता है, शेल का नंबर पता है, तो तुझे उस शेल में उस एटम के लिए वेलोसिटी पता लग जाएगी। यानी कि मैं बोलूं कि लिथियम प्लस प्लस के, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो लिथियम प्लस प्लस के थर्ड शेल में क्या बताना है तेरे को? वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की। तो लिथियम अगर है तो लिथियम का Z 3 होता है, और थर्ड शेल की बात है तो Z भी N भी 3 है, तो 3/3 ये तो 1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। मैं बोलता हूं हीलियम के थर्ड शेल में बता, हीलियम प्लस के, तो हीलियम प्लस का मतलब Z एटॉमिक नंबर तो 2 हो गया और N की वैल्यू 3 हो गई, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे इस नंबर को। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये फॉर्मूले मत भूलना नींद में भी, क्योंकि 90% प्रोबेबिलिटी है कि बोर के ऊपर से ही सवाल आएगा, बोर मॉडल पे से ही सवाल आएगा। तो वेलोसिटी याद हो गई। अब बात आती है, तो दो चीजें याद रखनी है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? Z/n के प्रोपोर्शनल है। बाकी सब तो हमेशा जीवन भर कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब बात आती है बेटा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो हमें पता है mvr = nh/2π होता है। अभी हमने सूत्रों के हवालों से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, तो रेडियस आ गया nh/2π, n को उधर रख लिया, h/2π, और क्या बोलते हैं यहां पर मास नीचे ले आया तो m आ गया, और रेडियस की वैल्यू रख दी बेटा, रेडियस की वैल्यू सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर थी? e² 2ε0h। तो देख e² 2ε0h, साथ में रेडियस की वैल्यू थी, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू Z/n, तो नीचे Z आ गया, एक n ऊपर पहले से पड़ा था और एक n और आ गया, तो n²/z हो गया। अब इस पूरी टर्म को क्या करेगा? सॉल्व करेगा। चलो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा? 2 से 2 मर गया, एप्सिलॉन h² पाई m e² n²/z। इस पूरे को इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करेगा तो बेटा ये रेडियस आती है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो याद रखने वाली बात बेटा मैं बताऊं, मैंने एक डब्बे को एक्स्ट्रा बनाया है, यहां पर एक डब्बे को एक्स्ट्रा हाईलाइट किया है कि ये भी याद रखना। क्या बेटा? कि जो बेटा रेडियस आ रही है ना बेटा, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। क्योंकि एक बार सवाल आया जेईई मेंस में ही कि इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक पार्टिकल घूम रहा है, पर उसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जैसा है, पर मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का 207 गुना है। तो यानी कि मैंने me की जगह 207 me रखना पड़ेगा, यानी कि पूरा फॉर्मूला 207 से डिवाइड हो जाएगा। बच्चों को हवा ही नहीं लगी सर, क्योंकि बच्चा रटता क्या था? बच्चा रटता था रेडियस = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। देखो अगर रेडियस का कोई सवाल आना है 99% तो इसी फॉर्मूले पे से आएगा, पर गलती से वैसा फॉर्मूला सवाल पूछ लिया जाए जो बताया कि 207 गुना मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर एक पार्टिकल जो घूम रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, तो भाई सारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस मास की जगह 207 मास आ जाएगा, तो ये पूरे फॉर्मूले में नीचे डिवाइड में 207 और आ जाएगा, बस खत्म कहानी, आंसर की प्राप्ति। तो याद क्या रखना है बेटा? रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होती है, इसलिए ये फॉर्मूले भी याद रख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। साथ साथ में जैसे इसका वेलोसिटी का ये फॉर्मूला e²/2ε0h Z/n, ये भी रट पाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, या डिराइव कर पाओ तो। उसके बाद बेटा टाइम पीरियड की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन को घूमने में कितना समय लगा? तो एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में कितना घूम लिया बेटा? 2πr घूम लिया, rn मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है? vn है, तो मैंने rn की वैल्यू रखी, vn की वैल्यू रखी, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आता है 1.51 × 10⁻16 सेकंड, और ये n²/z सॉरी
एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये सेकंड है बेटा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो याद क्या रखना, टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल किसके हैं, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ अलग अलग ऑर्बिट्स। तो बेटा एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमने निकाला था, हमने सब कुछ पुट किया, तो मेरे पास जो एनर्जी निकल के आ रही है बेटा, ये टर्म को प्लीज याद रखना, भूलना मत देखा, एम ई की पावर 4 एच 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। एक बार इस पे भी सवाल आया है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो कुछ और है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन जैसा ही कोई पार्टिकल है, सब कुछ सेम है, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ अलग है। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई बेटा, मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो मैक्सिमम टाइम तो इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी निकाली कैसे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो Ze हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया वो माइनस ही। सर अब माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ पुट किया जाता है अपॉन में Rn। अब Rn की वैल्यू हमने निकाली थी भगवान की दया से, तो हमने Rn की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास पूरा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो देख एम ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर 4 है, तो यानी कि सब कुछ सेम सा लग रहा है मुझे, सब कुछ मुझे सेम सा लग रहा है, सब कुछ मुझे सेम सा लग रहा है, पर एक सेकंड, हाँ यहाँ पे पाई नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ पर 4 आएगा केवल, ये पाई से पाई तो मर गया है। तो अगर मैं बात करूं ये और ये में सब कुछ सेम है बेटा, बस फर्क क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये फॉर्मूला आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का डबल है और माइनस में है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, यहां से हमें समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बेटा, वो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो किसी एक का फॉर्मूला रट्टा मारा तो दूसरे का फॉर्मूला वैसे ही निकल गया, अगर तुझे लेंदी वाला फॉर्मूला याद रखना है तो। बाकी जो बिल्कुल नहीं भूलना है, अनकंडीशनल जो है वो ये वाले फॉर्मूले 13.6 और ये -27 पॉइंट, तो डबल हो गया ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस में। और जब इन दोनों को ऐड किया गया बेटा, चाहे इसको और इसको बड़े वाले फॉर्मूले ऐड करोगे, तो बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बराबर ही आएगा बेटा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, बस माइनस में आएगा। कैसा आएगा बेटा, आपके पास माइनस में आएगा, तो माइनस एम ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर, सब कुछ सेम आ रहा है बेटा जो काइनेटिक एनर्जी का है। तो जो टोटल एनर्जी है बेटा वो किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मैं काइनेटिक एनर्जी से ही टोटल का भी और पोटेंशियल का भी दोनों का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। और जो बिल्कुल नहीं बोलना है वो है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे बढ़े बेटा, अगर बात आती है बेटा, जब भी आपके पास क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और नीचे से ऊपर शेल में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, आपके पास एब्जॉर्ब करेगा। सर ऐसा क्यों, अरे लाडले, हमने कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं तो -13.6 जेड की वैल्यू उसके लिए 1 है, तो जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब शेल का नंबर। तो यहां पर आ गया एनर्जी -13.6, यहां पर आएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 क्यों, 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 आ गया। तो ये आपको हाइड्रोजन के लिए सारे शेल की एनर्जी याद रखनी है। हाइड्रोजन के अलावा कोई हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा तो इन्हीं एनर्जी को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहां पर जेड स्क्वायर कितना है, 1 है, वहां पर जेड स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर यही एनर्जी मुझे हीलियम की निकालनी है तो सारी एनर्जीज को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जेड का वैल्यू 2 होता है हीलियम के लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यही सारी एनर्जी मुझे हर शेल की एनर्जी लिथियम प्लस प्लस के लिए निकालनी है तो जेड की वैल्यू 3 होती है, 9 से मल्टीप्लाई करना, सारी एनर्जीज को सबकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये हर शेल की एनर्जी देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने निकाल दी। और आपको हाइड्रोजन के लिए तो याद रखनी ही रखनी है, पहले की -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की -1.51, चौथे की -0.85, पांचवे की -0.54, कम से कम इतनी एनर्जी याद रखनी है। इनफाइनाइट वाले शेल की एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि एन का वैल्यू इनफाइनाइट, तो एनर्जी हो गई 0। अब आपने देखा इस एनर्जी में कुछ ऐड करूंगा तभी तो ये एनर्जी मिल पाएगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को इस घर में रहना है तो उसकी एनर्जी इतनी है, और इस घर में रहना है तो उसकी एनर्जी इतनी है। तो इस घर से इस घर में मुझे पहुंचाना है, तो इस घर में पहुंचाने के लिए बेटा मुझे इसमें कुछ ऐड करूंगा, इस वैल्यू में कुछ ऐड करूंगा तभी तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर मुझे नीचे से ऊपर पहुंचाने एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। तो यहां पे यही लिखा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे था ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। एनर्जी कितना रिलीज करेगा बेटा, जो भी एनर्जी गैप होगा, इसका एनर्जी मान लो EN2 है, मान लो इसका एनर्जी है बेटा EN2,
इसका एनर्जी है En1, यानी कि एनर्जी ऑफ N2 शेल, एनर्जी ऑफ N1 शेल। तो जो डेल्टा ई निकल के आ गया वो किसके बराबर आ गया बेटा, En2 माइनस En1, अपर शेल की एनर्जी माइनस लोअर शेल की एनर्जी, ये डेल्टा ई आ गया बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, डन। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर आप फोटोन जब निकलता है, जब भी एक अपर शेल से लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन आता है बेटा, तो फोटोन रिलीज होता है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hc अपॉन लैम्डा। हम पिछले पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा। तो hc अपॉन में डेल्टा ई, यानी कि जितने एनर्जी, मतलब इस शेल के और इस शेल की जो गैप है उसके बराबर एनर्जी का फोटोन मिलेगा, या इस शेल की जो एनर्जी का गैप है उतना ही एनर्जी मुझे चाहिएगी ऊपर पहुंचाने में। तो यानी कि नीचे से ऊपर में या ऊपर से नीचे में जो एनर्जी लगी वो डेल्टा ई के बराबर लगी, और डेल्टा ई के दो शेल जहां पे वो ट्रांजिशन कर रहा है उसके बीच की एनर्जी। तो अगर मुझे उनकी बीच की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो इसको मैं 1240 रखूंगा, नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा लैम्डा का। इसको मैं 12400 रखूंगा, इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूंगा, तो लैम्डा किस में आ जाएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कैसे पता सर? डुअल नेचर बताया था, यस। अब बेटा बता चुका हूं मैं ये। अब एनर्जी N2 माइनस एनर्जी N1 किया तो डेल्टा ई की वैल्यू, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, me स्क्वायर 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर h स्क्वायर बाय मतलब z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। z की वैल्यू तो 1 है बेटा, तो ये आ गया 1 बाय n1 का स्क्वायर 1 बाय n2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस था पहले। तो माइनस वाला ये वाली एनर्जी क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ दिस, तो और ये वाली एनर्जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, इसलिए एनर्जी फॉर्मूला बना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, जो एनर्जी का फॉर्मूला आया डेल्टा ई एच सी बाई लैम्डा होता, तो यहां से लैम्डा निकाल के देखा तो ये इसके बराबर आ गया, पूरी की पूरी टर्म में एच सी को डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो जब मैंने सॉल्व करके देखा तो मेरा लैम्डा निकल के आया बेटा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। और इस आर एच का मतलब क्या है बेटा, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। आर एच का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर इस पूरे कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, RYDBERG, रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर मुझे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना है तो इसको Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। क्या बोलते हैं इसी को, मैं चलो इसी फॉर्मूले में लिख देता हूं। अगर मुझे किसी हाइड्रोजन लाइक के लिए निकालना है तो इसी को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। इन किसी फॉर्मूले में Z से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि Z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। पर अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी से करना है तो Z स्क्वायर से क्या कर देना बाबू, मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास सारे आंसर सटीक रूप से आ जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, क्योंकि कई बार रेडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में लैम्डा पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम सबने पढ़ा होता है, टाइम खराब नहीं करते हैं ज्यादा। क्या होता है बेटा, अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिशन अपर लेवल से सीधे 1 में हो रही है, यानी कि 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, 11 से 1, 12 से 1, इनफाइनाइट से 1, कोई भी शेल, अपर शेल कोई भी हो सकता है 1 से बड़ा, लेकिन ट्रांजिशन 1 में हो रहा है, तो उस सारी वेवलेंथ को, यानी कि उससे वो रिलीज होने वाले इस सीरीज के सारे फोटोन को हमने क्या बोल दिया, लाइमन के फोटोन बोल दिए। लाइमन ने बोला कि अगर कोई भी ट्रांजिशन अपर लेवल से सीधे 1 में आ रहा है तो उसका जो फोटोन होगा वो मेरे घर में आएगा, वो मेरे घर का मेहमान है, तो यानी कि वो मेरे नाम पे रखा जाएगा, तो उसको बोले लाइमन सीरीज। यानी कि जब फिर बाल्मर ने बोला कि लाइमन तू क्यों मैं भी, तो बाल्मर ने बोला कि कोई भी ट्रांजिशन अगर अपर शेल से 2 में होता है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, 10 से 2, 11 से 2, 12 से 2, 13 से 2, इनफाइनाइट से 2, अगर सीधे 2 में हो रहा है और अपर लेवल तो 2 से बड़ा ही होगा, तो 3 से 2 हो गया, 4 से 2 हो गया। ये सारे ट्रांजिशन किसके कहलाएंगे बेटा, बाल्मर सीरीज के कहलाएंगे। ये हाइड्रोजन एटम के लिए याद रखना बेटा। और अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिशन 3 में हो रहा है, अपर से 3 में, यानी कि 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, 8 से 3, इनफाइनाइट से 3, तो ये किसका है, पाश्चन का है। कोई भी ट्रांजिशन अगर 4 में हो रहा है बेटा तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, इनफाइनाइट से 4, ब्रैकेट सीरीज का होगा। एक आगे लिखी नहीं है बेटा, लिख लो चाहे तो, है ना, तो कल को कहोगे सर बताया नहीं। तो अगर 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, अगर सारे ट्रांजिशन 5 में हो रहे हैं बेटा तो इसे बोला जाता है पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है जी। बस हमने क्या ऑब्जर्व किया, हाइड्रोजन एटम के लिए जो सीरीज है बेटा, इसमें देखा गया कि ये जो वेवलेंथ है बेटा ये यूवी रीजन में लाई करती है, ये जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और बाकी ये और ये तीनों वेवलेंथ बेटा आईआर रीजन में लाई की। हमने निकाल के देखा, आंसर निकाल के देखा। अब हमेशा याद रखना बेटा, जब ट्रांजिशन इनफाइनाइट से, कोई भी ट्रांजिशन इनफाइनाइट वाला हो रहा है किसी सीरीज के अंदर, तो वो सीरीज लिमिट कहलाती है। मतलब अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए बात करूं तो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कौन सी कहलाएगी, जब ट्रांजिशन इनफाइनाइट से 1 में हो रहा है। अगर बाल्मर की बात करूं उसकी लास्ट लाइन कौन सी कहलाएगी बेटा, जब इनफाइनाइट से 2 में हो रहा है। अगर पाश्चन की लास्ट लाइन की बात करूं तो बेटा इनफाइनाइट से 3 में होगा। अगर ब्रैकेट की लास्ट लाइन की बात करूं तो बेटा वो होगा इनफाइनाइट से 4 में।
यानी कि बेटा अगर मुझे लास्ट लाइन का जिक्र किया गया है तो जिस भी सीरीज की बात हो रही है तो लोअर शेल तो पता ही है, अपर शेल क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और उस लाइन को हम क्या बोल देंगे बेटा, लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट। लिखा हुआ है बेटा लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट, ये भी लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट, ये इसकी लास्ट लाइन, ये इसकी लास्ट लाइन, ये इसकी लास्ट लाइन। यानी कि जब भी ट्रांजिशन इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर शेल में हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर सीरीज की लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट हो जाएगी। अब अगर जो ट्रांजिशन है बेटा वो लोअर से जस्ट उससे ऊपर वाले से हो रहा है, यानी कि लाइमन सीरीज में लोअर शेल 1 है तो सिर्फ उससे जस्ट ऊपर कौन है, 2, 2 से 1 में हो रहा है तो इसको फर्स्ट लाइन बोल दिया लाइमन का। बाल्मर की फर्स्ट लाइन कौन कहलाएगी, तो लोअर शेल तो बाल्मर का 2 है तो 2 से 10 ऊपर कौन है, 3, तो 3 से 2 वाले ट्रांजिशन को बाल्मर की फर्स्ट लाइन बोल दिया जाएगा। पाश्चन की फर्स्ट लाइन किसे बोला जाएगा, तो पाश्चन के लिए लोअर शेल कौन है, 3rd, तो अपर शेल कितना है 4, तो 4 से 3 वाले ट्रांजिशन को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन। ब्रैकेट की लोअर लाइन कौन सी है, लोअर शेल कौन सा है, 4, फिक्स है वो तो अगर सीधे 4 से जस्ट ऊपर कौन है 5, तो 5 से 4 में ट्रांजिशन हो रहा है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट बोल दी जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, सबको ये बातें पता होती हैं बट स्टिल एक रिवीजन हो गया। कई बार घुमाने फिराने के लिए याद रखना क्या पूछता है बेटा कि हमें जो लाइमन का मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन चाहिए या लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो लॉजिकल बात है लैम्डा होता है hc/Δe, तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही लैम्डा कम होगा। तो देख एनर्जी गैप सबसे ज्यादा कम मिलेगा जब ट्रांजिशन लास्ट लाइन वाला होगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। यानी कि अगर लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन पूछ रहे हैं तो इसकी बात हो रही है, इस ट्रांजिशन की बात हो रही है, इनफाइनाइट से 1 में बात हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ। यानी कि अगर पूछे कि लाइमन सीरीज का वो ट्रांजिशन के बारे में चर्चा करो या उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ बताओ जो मिनिमम है, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी की आप देख इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना बेटा, तो मैक्सिमम एनर्जी कब है, जब इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर शेल में उस पर्टिकुलर सीरीज का क्या हो रहा है बेटा, ट्रांजिशन हो रहा है। तो लाइमन के लिए मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी बेटा, फोटोन की, इनफाइनाइट से 1 वाले फोटोन की होगी। बाल्मर के लिए मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी बेटा, इनफाइनाइट से 2। पाश्चन के लिए मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी बेटा, फोटोन की जो रिलीज होगी वो होगी बेटा आपके पास इनफाइनाइट से 3। ब्रैकेट में बेटा इनफाइनाइट से 4 वाले ट्रांजिशन का जो फोटोन है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी या फिर लैम्डा मिनिमम होगा इन सब के लिए। ठीक, अब बात करें, कई बार पूछता है कि लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम का मतलब होता है फर्स्ट लाइन वाला। तो फर्स्ट लाइन के ट्रांजिशन में फोटोन की एनर्जी मिनिमम है, लैम्डा मैक्सिमम है, और लास्ट लाइन के ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम है और वेवलेंथ मिनिमम है। ये मैंने यहां पर आपका लिखा हुआ है। इनफाइनाइट से n1 मतलब लोअर शेल, उसमें ट्रांजिशन का मतलब क्या है, डेल्टा एनर्जी उस सीरीज का मैक्सिमम होगा, लैम्डा उस सीरीज का मिनिमम होगा। और अगर मैं बात करूं जो भी लोअर शेल है उससे जस्ट ऊपर वाले शेल से ट्रांजिशन हो रहा है तो बेटा डेल्टा ई उस सीरीज का सबसे कम होगा, यानी कि एनर्जी गैप सबसे कम होगा उस सीरीज के लिए, और लैम्डा मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, सब कुछ आपके लिए एकदम आसान कर दिया है। अब कई बार पूछता है कि एक अपर शेल से लोअर शेल में अगर एक सैंपल है, एक सैंपल का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, उसका एक सैंपल है, सैंपल का मतलब इनफाइनाइट करोड़ों अरबों क्या एटम्स हैं उसके, तो अगर उसमें ट्रांजिशन हो रहा है तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगे, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स या नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जब एक सैंपल किसी n2 से n1, एक सैंपल के एटम्स जो हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर शेल से लोअर शेल में आ रहे हैं, तो कितने अलग अलग प्रकार के फोटोन्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के, ऐसे नहीं कितने फोटोन गलत है, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा उतने नंबर ऑफ फोटोन मिलेंगे, वो एक अलग चीज है। मैं बोल रहा हूं जैसे मान लो आपके पास 100 फोटोन है, 100 फोटोन निकले, 100 फोटोन में से 20 फोटोन की एनर्जी थी 1 जूल, 30 फोटोन की एनर्जी थी 2 जूल, 40 फोटोन की एनर्जी थी 4 जूल और 10 फोटोन की एनर्जी थी 5 जूल, यानी कि 40, 30, 20 और 10 हो गए 100। तो ये कितने अलग अलग टाइप के फोटोन मिले, 4 टाइप के, एक की एनर्जी 1 जूल, एक की 2, एक की 4 और एक की 5, यानी कि 4 अलग अलग टाइप के फोटोन मिले। यानी कि जिन फोटोन की एनर्जी सेम है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जिन फोटोन की एनर्जी सेम है उनको दूसरे ग्रुप में, जिन फोटोन की अपने में एनर्जी सेम है उनकी अलग ग्रुप में, तो अलग अलग प्रकार के कितने फोटोन्स मिले। तो उसका फॉर्मूला होगा बेटा आपके पास n2 - n1 + 1 अपॉन 2, मतलब n2 - n1 + 1 मल्टीप्लाई n2 - n1 अपॉन 2। यानी कि मैं आपको सवाल दूं कि अगर एक सैंपल है, एक सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो लेट से आपके पास n = 8 से n = 4 में आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे अब बहुत सारे का मतलब क्या है सर, अरे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, बहुत सारे का मतलब है एटम्स बहुत सारे हैं, तो किसी एटम, हर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 8th शेल में और वो 4th में आ रहा है,
तो फोर्थ, 8 से फोर्थ में आने में कितने अलग अलग टाइप के फोटोन मिलेंगे, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कितनी मिलेंगी बेटा, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कितनी मिलेंगी, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगी बच्चा आपको, फॉर्मूला पुट कर दो, हायर शेल 8 है तो 8 में से 4 गए, एक जोड़ दिया, और 8 में से 4 चले गए और अपॉन में 2 लिख दिया, तो 8 में से 4 गए 4 प्लस 1 5, यहां पर बेटा 2 बचेगा तो 10 नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स आ जाएंगे। तो यानी कि 8 से 4 ट्रांजिशन, बहुत सारे एटम से इनफाइनाइट नंबर हो, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है 8वें शेल में और जो सारे चौथे में आ रहे हैं, तो कितने अलग अलग प्रकार के फोटोन मिल सकते हैं बेटा, इतने अलग अलग प्रकार के फोटोन मिल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, सही है सर। तो ये आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ होती है बेटा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये हो गया आपकी चैप्टर की समाप्ति। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, कुछ क्वेश्चंस की, फटाफट से देखेंगे बेटा बिना किसी देरी के। द रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन, थर्ड की रेडियस जो है बेटा, तो रेडियस आपको फॉर्मूला पता है, रेडियस का जो फॉर्मूला था वो था बेटा आपके पास आर नोड इंटू एन स्क्वायर बाई में जेड। सही है जी। तो अगर मैं बात करूं रेडियस आर दे रखी है कौन से वाले की, जब आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम है, बोर्स एटम है, तो आर नोड और फोर्थ ऑर्बिट है, शायद कौन सा, थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब है 3 का स्क्वायर अपॉन में जेड। बोर्स एटम का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बोला रेडियस बताओ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट मान लो आर डैश मान लिया, तो वो किसके बराबर आ गया, आर नोड इंटू में 4 का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, जेड की वैल्यू जेड आ गई, दोनों को डिवाइड कर डालो, तो एक की रेडियस आर थी तो हमें आर डैश निकालना है आर की टर्म्स में, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट रेडियस फोर्थ ऑर्बिट, उसको मैंने आर डैश मान लिया एक बार के लिए, तो आर डैश मान लिया, तो बेटा आर अपॉन आर डैश किसके बराबर आ गया, ये आ गया बेटा 9 अपॉन 16, तो आर डैश निकल के आ गया बेटा आपके पास 16 आर बाई में 9। दादा ने बोला इतना आएगा तो इतना ही आएगा। अब पत्थर की लकीर भी इसको नहीं बदल सकती, पत्थर पे लकीर हो गई है, तो बी ऑप्शन अपन ने लिखा है, तो बी ऑप्शन आ गया बच्चा। ठीक है, अगला देखिए, अगले ने बोला था रेडबर्ग कांस्टेंट इज आर, रेडबर्ग कांस्टेंट बेटा आर है आपके पास। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैंने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, डेल्टा एनर्जी मिनिमम। डेल्टा एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन की बातचीत, फर्स्ट लाइन की बातचीत। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर मेरे पास लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी मिनिमम किसी भी सीरीज की कौन सी होगी, जब फर्स्ट लाइन होगी। फर्स्ट लाइन का मतलब है जिसमें लोअर शेल तो फिक्स हो गया, अपर शेल क्या है, जस्ट ऊपर वाला। तो अगर आपके पास क्या रेडिएशन बेटा पाश्चन सीरीज की बात हो रही है, तो पाश्चन सीरीज के लिए जो n1 है वो तो 3 होता ही है, तो n2 बेटा कितना हो जाएगा बेटा 4। तो बाबू तो जो वेवलेंथ आ गया 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम आ गया आपके पास, वो निकल के आ जाएगा बेटा आपके पास r इंटू में 1 बाई लोअर शेल कितना है 3 की इनका स्क्वायर 9 माइनस 1 बाई अपर शेल कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से ऐसे आंसर आ गया बेटा r इंटू में 16 इंटू 9 144 आ जाएगा बेटा। यहां से 16 में से 9 गए बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 7। तो आंसर आ जाएगा बेटा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास, उल्टा कर दो इसको, 144 बाई में 7r। तो 7r नीचे लिखा है, तो ये अल्फा इंटू 7r के बराबर आ गया। तो ये अल्फा की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ गई, 144 के बराबर। दादा ने बोला 144, तो 144 कोई बदल नहीं सकता, 144 आंसर है, चेक कर लो। ठीक है बेटा, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं बेटा, रेडिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 6 की बात हो रही है, बट हमें यहाँ पे जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 इंटू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। तो काइनेटिक बाय पोटेंशियल पूछ रहा है, तो -1/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो -1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से 1/2 आंसर आ गया बेटा आपके पास। तो आंसर दादा ने बोला 1/2, तो 1/2 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, शेल से डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि एक शेल फिक्स हो गया तो वहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो, तो काइनेटिक बाय पोटेंशियल 1/2 आएगा, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, यस सर। आगे बढ़े, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द, फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या होता है, वो लैम्डा दे रखी है, तो 1 बाई लैम्डा फर्स्ट लाइमन जो है वो दे रखी है बेटा, लैम्डा ही दे रखी है, तो 1 बाई लैम्डा लिख देते हैं। तो वो आ गया r इंटू फर्स्ट मेंबर का मतलब हो गया 1 अपॉन में लोअर शेल तो 1 माइनस अपर शेल कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4। खत्म कहानी। ये आ गया बेटा आपके पास 3r/4।
सही है, इज इक्वल टू 1/λ दे रखा है अपने को। अब बोला द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर विल बी, तो 1/λ सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसको एक बार के लिए मान लेता हूं 1/λ डैश, मतलब मान लो लैम्डा डैश पूछ रहा है अपने से, तो वो आ जाएगा 1/r। सेकंड मेंबर मतलब लोअर शेल तो 1 ही रहेगा क्योंकि लाइमन सीरीज है तो 1। तो फर्स्ट मेंबर है 2 से 1, तो सेकंड कौन सा 3 से 1, तो 3 से 1 का मतलब है 1/9, 3 का स्क्वायर 9, ये ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो 8r/9 आ गया। 8r/9 ये किसके बराबर है, 1/λ डैश के बराबर है। जब अपन इसको डिवाइड करने चलेंगे बेटा तो यहां से आ जाएगा बच्चा, इन दोनों को कर दो उठा के डिवाइड, इन दोनों को कर दो बेटा उठा के डिवाइड, तो आपको पता लग गया बेटा 3r/4 अपॉन में 8r/9 इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आ चुका है। आर से आर मर चुका है, 9 तिया 27, 8 चौक 32, 32 1 लैम्डा डैश और यहाँ पे आ गया लैम्डा, मल्टीप्लाई हो गया, तो 27/32 लैम्डा, ए ऑप्शन आ गया है। दादा ने बोला ए, तो ए ही होना चाहिए। यस, ए खत्म कहानी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है बच्चा, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है बच्चा वो किसके बराबर होता है, NH/2 अब अपने को पता है फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है तो 4H/2 आ गया, तो आंसर आ गया 2H/पाई। दादा ने बोला 2H/पाई, सी आंसर, तो सी ही आंसर है। यस, सी आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहां पर बच्चा मात खाता है। कैसे मालिक, यहां पर बच्चा बोलता है mvr जो है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, तो गलती से बच्चा बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, वो बच्चा बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम आर के प्रोपोर्शनल है। बच्चा बोलता है एंगुलर मोमेंटम देखने से ही पता लग रहा है सर एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, क्योंकि बच्चे को लगता है सर बाकी तो कांस्टेंट है। अरे लाडले, बाकी कांस्टेंट नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा, पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चे, पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूं मालिक, तो अपने कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगाना पड़ेगा बेटा। जुगाड़ क्या लगाएंगे, देखो ध्यान से, आपको पता है, आपको पता है ये गलत है बेटा, इसको गलत, स्पेशल गलत बोला है मैंने, ताकि बच्चा ये ना बोले कि आर के तो प्रोपोर्शनल है, आर लगा दिया, खत्म कहानी। बोलेगा मेरा तो आंसर आ गया, जेईई मेंस में 4 नंबर आ गए। गलत। क्यों बेटा, क्योंकि वेलोसिटी भी तो शेल के साथ चेंज हो जाएगी ना, वेलोसिटी एक फिक्स थोड़ी है बेटा इलेक्ट्रॉन की हमेशा, वेलोसिटी भी तो अलग अलग शेल की अलग अलग रेडियस है, तो वो तो समझ में आता है, पर अलग अलग शेल की अलग अलग वेलोसिटी भी तो है बेटा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चा। तो यहाँ पे क्या फर्क आएगा सर, तो देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE², ZE इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन में R स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, mv²/r के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। एक R से एक R तो मर गया, m को नीचे लिया, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया m और यहाँ पे आ गया अंडर रूट, ये आ गया वेलोसिटी। सही बात है, क्यों सर, अब पुट कर दे बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम अब आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम अब निकाल जरा किसके बराबर आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया सर इज इक्वल टू, मास को मास रहने दे, वेलोसिटी को ये पुट कर दे, तो ये आ गया अंडर रूट में ZE² अपॉन में अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मास आ गया, साथ में देख नीचे बचा अंडर रूट में R और ऊपर है R, mvr। तो देख ये सब तो कांस्टेंट है, अगर एक एटम फिक्स हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर फिक्स हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, वो सब फिक्स हो गया। तो अब देख खाली एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर की टर्म्स में आ गया बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, R/√r, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल आ गया √r के। तो दादा ने बोला √r आंसर आना चाहिए, तो √r आंसर आएगा भाई, कोई नहीं बदल सकता। यस, ए आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा सवाल कह सकता हूं जहां बच्चा गलती करने के चांस करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो मैं हिंट देके छोड़ देता हूं बेटा। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है बेटा, लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा ई मैक्सिमम। डेल्टा ई मैक्सिमम का मतलब क्या है, सीरीज लिमिट की बातचीत, सीरीज लिमिट वाली लाइन। और अपने को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी बतानी है, बाल्मर की। तो बताओ 1/λ मिनिमम
किसका बेटा, बाल्मर का, वो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा R इंटू सीरीज लिमिट की बातचीत है, बाल्मर का मतलब लोअर शेल 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, और 1 बाई लैम्डा मिनिमम किसकी बेटा, लाइमन की। तो लाइमन की लैम्डा मिनिमम किसके बराबर आ जाएगी बेटा, आपके पास वो आ जाएगी R इंटू लाइमन का लोअर शेल 1 होता है और इसकी भी मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम मतलब सीरीज लिमिट तो इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये तो बेटा आ गया आपके पास R/4 और ये आ गया बेटा आपके पास R बाई में 1, सॉरी R बाई में 1। तो बेटा अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मुझे लैम्डा बाल्मर अपॉन लैम्डा ये चाहिए, तो मैं दिस अपॉन दिस करूंगा, दिस अपॉन दिस करते ही नीचे तो लैम्डा बाल्मर रहेगा लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस अपॉन दिस करूंगा तो ध्यान से देखो, लाइमन तो नीचे रहेगा, बाल्मर ऊपर चला जाएगा, वही तो चाहिए अपने को। तो अपने को लैम्डा बाल्मर मिनिमम अपॉन लैम्डा लाइमन मिनिमम चाहिए, उसके लिए मुझे ये डिवाइड बाय ये करना पड़ेगा, तो R/1 डिवाइड बाय R बाई में 4, R से R तो मर चुका, न्यूमरेटर 4:1 आ गया या 4 आ गया, तो 4:1 मेरी समस्या आंसर होगा, यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम जो है ग्राउंड स्टेट में वो इज गिवन एन एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट में बेटा उसकी एनर्जी कितनी है, सॉरी ग्राउंड स्टेट में उसको एनर्जी दे दी गई, तो यहां पर उसके पास एनर्जी थी 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको एनर्जी जो दे दी गई बेटा इलेक्ट्रॉन को वो हो गई बेटा डेल्टा ई जो दे दी वो किसके बराबर दे दी, 10.2। तो अगर 13.6 में 10.2 ऐड करो तो माइनस 13.6 आएगा बेटा, 6 प्लस में 10.2 कर दिया जाए तो यहां पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो 3.4 निकल के आ रही है, माइनस 3.4। 3.4 का मतलब क्या है, सेकंड शेल की ही बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, सही बात है। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन विल बी एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जब वापिस नीचे आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स, तो भाई साहब वो आ जाएगा आपके पास N2 माइनस N1 प्लस में 1 इंटू N2 माइनस N1 बाई में 2। तो N2 की वैल्यू तो यहां पर 2 हो गई बेटा, क्योंकि वो 2 से 1 में आएगा वापस, और N1 की वैल्यू हो गई 1, तो बेटा यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 2 माइनस 1 और यहां पे आ गया 2, तो आंसर आएगा 1। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बेटा कितनी आएंगी, केवल 1 आएगी, कितनी आएंगी बेटा, 1 आएगी, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दादा ने बोला डी, तो डी, खत्म कहानी। कुल मिला के पहले एनर्जी मिली, ये यहां गया, अब जब ये वापस आएगा तभी तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो 2 से 1 में आएगा और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बस अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा कि 12.5 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको यूज किया गया गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर पे, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये मैं क्लास में भी करा रहा था तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं बता देता हूं बेटा। देखो जब अपन एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा, यानी कि कोलिजन के द्वारा एनर्जी दी जा रही है, कोलिजन के द्वारा जब एनर्जी दी जाती है बेटा तो अपनी एनर्जी कितनी बेटा, 12.5। तो बताओ, हो सकता है बेटा माइनस 13.6 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उछल के यहां चला जाए, यानी कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए, यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए, डेल्टा ही चाहिए 10.2, सही बात है। या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में चला जाए तो यहां पर एनर्जी चाहिए बेटा, ये वाली एनर्जी होती है माइनस 1.51, तो माइनस 1.51 माइनस में माइनस 13.6, इसको निकालोगे 12.09 आ जाएगा, 12.09 आ जाएगा मेरी समझ से, तो 12.09, यस, तो 12.09, तो डेल्टा ई किसके बराबर आ गया बेटा, 12.09। और अगर मुझे यहां से यहां जाना है, कहां से कहां बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो जो डेल्टा ई चाहिए होती है बेटा वो 12.75 चाहिए होती है। इतनी एनर्जी तो औकात से बाहर है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो 12.5 एनर्जी लेके आ रही है। तो जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो अपने पास 12.5 एनर्जी लेके आ रहे थे, वो पूरी एनर्जी भी दे सकते हैं, उसका अपना कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं। तो मान लो उन्होंने कोलिजन में एनर्जी दी 10.2, तो ट्रांजिशन हो गया 1 से 2, और उसने एनर्जी दी बेटा आपके पास 12.09, ये भी इससे कम वैल्यू है, हाँ, तो इतनी एनर्जी दे सकते हैं, हाँ, तो यानी कि ट्रांजिशन हो गया 1 से 3। तो अगर आपके पास यहां पर या तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है या इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आया तो एक फोटोन मिला, वन टाइप ऑफ फोटोन मिला, वन टाइप ऑफ फोटोन। पर अगर यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उसके आने के बहुत तरीके, एक तो ऐसे 1 2 ये तरीका, एक डायरेक्ट तरीका। तो यहां से अगर 3 से 1 में आएगा तो कितने फोटोन मिलेंगे बेटा,
नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, वो कितने मिलेंगे बेटा? वो मिलेंगे सर n2 माइनस n1 प्लस 1, यानी कि 3 माइनस 1 प्लस 1, n2 माइनस n1 3 माइनस 1 अपॉन में 2। तो यहां से आंसर आ गया बेटा आपके पास 3। तो आपको अगर 3 यहां से मिल गई अलग अलग लाइंस, एक यहां से मिल गई, नहीं भाई बेटा, जो यहां लाइन मिल रही है वो यहां भी मिल रही है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कितने मिलेंगे बेटा? 3, 4 नहीं। क्यों सर? ये भी तो ऐड होगा सर, कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी तो थी सर। अरे तो यहां से यहां आने पर ये वाला फोटोन मिल रहा है इतनी एनर्जी का फोटोन तो इस वाले ट्रांजिशन में से भी मिल रहा है ना बेटा, तो यानी कि तो कॉमन हो गया। तो अलग अलग फोटोन कितने मिले बेटा? 3 टाइप के फोटोन मिले, तो आंसर आएगा सी। दादा ने बोला सी, तो सी आंसर आएगा और कोई नहीं बदल सकता, सी। यस, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, होमवर्क कर लेना नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। जो जो होमवर्क करने लगेंगे बता देता हूं। ये वाला द रेशियो ऑफ द स्पीड, यानी कि ये तो रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, वो भी कर लेंगे अपन। विच लेवल ऑफ द सिंगली आयनाइज्ड कार्बन हैज द सेम एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम। तो अपने को करना है सिंगली हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट, तो -13.6 एनर्जी करनी है किसकी बेटा? सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम। तो कार्बन किसके बराबर होता है? तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर तो हो गया सर कार्बन के लिए 6 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। तो यहां से एन निकाल लो बेटा, यानी कि एन की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तभी तो बेटा 13.6, तो ये आ गया ए आंसर। तो आंसर आ गया बेटा ए, खत्म कहानी। अरे भाई हाइड्रोजन की एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है बेटा? ये कौन सी एनर्जी है बेटा? हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और वो कार्बन के कौन से शेल की एनर्जी के बराबर होगी? कार्बन के सिंगली आयनाइज्ड कार्बन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, खत्म कहानी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन कर लोगे, होमवर्क फॉर्मूला बेस्ड सब सिखा दिया बेटा हमने। द हीलियम आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है बेटा ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे जाने वाली एनर्जी। तो अपने को कुल मिला के हीलियम प्लस आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना होता है बेटा? आपके पास n इज इक्वल टू 2 में बैठा है, वो अभी किस में बैठा है बेटा? n इज इक्वल टू 2 में बैठा है। तो बेटा ध्यान से देखिए एक बार, ध्यान से देखिए बच्चा एक बार, आपके पास यहां पर इसकी एनर्जी होगी -13.6 इंटू में 4 सर क्यों? क्योंकि भैया 2 का जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है सबके शेल की एनर्जी। यहां पर होगा -3.6 इंटू में 4 सेकेंड शेल की एनर्जी। यहां पर बैठा है आपके पास -3 जो भी है -1.51 इंटू में 4। अभी इलेक्ट्रॉन बैठा कहां पर है? यहां पर बैठा है, मुझे पहुंचाना कहां पर है? इनफाइनाइट पे पहुंचाना, तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? तो यहां की एनर्जी तो हो गई बेटा 0, तो डेल्टा ई किसके बराबर आ गया बेटा? 0 माइनस ऑफ यहां वाली एनर्जी कितनी है? -3.6 इंटू में 4। आंसर कितना आ गया? 13.6। अगर कुछ भी ना दिया हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे पहुंचाने की एनर्जी होती है। पर अगर बोला गया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी और शेल में है तो मुझे एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब बाहर निकालने की एनर्जी चाहिए कुल मिला के, तो वो बेटा उस शेल की एनर्जी को 0 तक मतलब डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी दे रखा है, यस बी आंसर दे रखा है। आगे बढ़े बेटा, स्पीड ऑफ द स्पीड दे दिया, होमवर्क कर लेंगे आप। इसके बाद बेटा फोटोन ट्रांजिशन n2 फोटोन इज एमिटेड, फोटोन एमिट कर रहा है n4 से n1 आने पर 11 हाइड्रोजन तक कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो n4 से n1 तो भाई साहब 1 बाई लैम्डा किसके बराबर आ गया? r इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 16 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 15 r बाई 16 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16 बाई में 15 इंटू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम शोन द ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लैम्डा मिनिमम का मतलब होवे है एनर्जी मैक्सिमम होवे है। अब ये एनर्जी गैप इतना, ये गैप इतना, ये गैप इतना, ये गैप इतना, सबसे ज्यादा ये वाला गैप है डेल्टा ई मैक्सिमम, इसमें आ रही है, तो डी ट्रांजिशन अपना आंसर आ गया रे। द रेशियो ऑफ द वेव, होमवर्क कर लेना भाई, खत्म कहानी, सुख की प्राप्ति, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्या करोगे बेटा? होमवर्क करोगे। अच्छा एक आधे क्वेश्चन आते हैं बेटा, रिकॉइल स्पीड बतानी है जब हाइड्रोजन एटम एमिट कर रहा है एक फोटोन को n5 से n1 में जाने में। ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि कोलिजन के ऊपर बेस्ड होता है रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब क्या होता है? जनरली जब ट्रांजिशन होता है तो मैं मान के चलता हूं कि ट्रांजिशन हुआ, सारी की सारी एनर्जी कौन ले गया? फोटोन ले गया।
पर कई बार ऐसे बोला गया था कि एटम भी रिकॉइल कर रहा है, तो यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उससे जो एनर्जी निकली उसमें कुछ हिस्सा तो किस में चला गया, फोटोन की एनर्जी में, कुछ हिस्सा किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम में, क्योंकि रिकॉइल करने मतलब वेलोसिटी आई उसके पास। तो ऐसे सवाल में मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में जब कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ था, है ना, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर है ना, सब कुछ रेस्ट पर है बेटा, तो बेटा मोमेंटम किसके बराबर है, 0। बाद में बेटा अगर आपके पास 5 से 1 में क्या आ रहा है बेटा, 5 से 1 में क्या आ रहा है बेटा, 5 से 1 में क्या आ रहा है बेटा, ये हो गया न्यूक्लियस। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ये लो भाई साहब, 1 2 3 4 5, अरे उड़ी बाबा, चलती तो है नहीं, उड़ी बाबा उड़ी बाबा। चलिए जी, ये ले भाई साहब, तो अगर 5 से 4 में इलेक्ट्रॉन आया तो फोटोन भी निकला, तो फोटोन का मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा, E/c, है ना, या h/λ के बराबर होता है ना जी, है ना। तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, E/c या फिर h/λ, है ना। तो हम लिखेंगे P फाइनल जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपके पास h/λ प्लस में, है ना, वो आ जाएगा, इसका रिकॉइल स्पीड पूछ रहा है तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू में वेलोसिटी वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो दोनों जीरो बनेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो पी इनिशियल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू HC माइनस में mv लिख देता हूं, क्योंकि अगर ये आगे जाएगा फोटोन तो पीछे जाएगा वेलोसिटी एटम की, तो वेलोसिटी नेगेटिव में लिख दी, तो यहां से जो आ जाएगा बेटा v आ जाएगा बेटा h/λ बेटा, यहाँ पे मैंने लैम्डा, h/λ, तो यहाँ पे आ गया h/λ और h/λ आ गया बेटा, h/λ आ गया बेटा। तो h/λ को इधर ले आओ और मास को नीचे ले आओ। तो बेटा h की वैल्यू हमें पता होती है 6.626 × 10⁻34। लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बेटा, ट्रांजिशन अपने को पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, खत्म कहानी, आंसर की प्राप्ति। लिख लेना बेटा, आंसर आ जाएगा बच्चा। ये थोड़ा सही सवाल कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी सारे सवाल आप करिएगा, अभी हम इतना रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता मैं इसको, ये अभी 1 घंटा 9 मिनट हो गया है। क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने काफ़ी सारे, कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, मैक्सिमम सवाल आप कर लोगे। जैसे यहाँ पर ये सेम मेरे को लास्ट सवाल दिख रहा है, सेम आपके पास रिकॉइल स्पीड वाला, तो सीधे सीधे मोमेंटम कंजर्व करना है। शुरू में मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम फोटोन का बराबर में एटम का मोमेंटम कर देंगे, क्योंकि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव मिलकर 0 बना देगा। तो एक का मोमेंटम है h/λ, आगे की तरफ प्लस में लिख दिया, तो एटम का मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी माइनस में, तो h/λ माइनस mv इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, वो 0 था, तो h/λ माइनस mv इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने बच्चा, यहाँ से हमने सब चीज निकाले। लैम्डा कैसे निकलेगा, ट्रांजिशन का लैम्डा तो आपको पता ही है, खत्म कहानी, आंसर की प्राप्ति। ठीक है जी बेटा, तो ये आपके पास क्या है, ये चैप्टर था बेटा, हम इतना ही आज रखते हैं बेटा इस चैप्टर को, है ना, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा सारा काम, बस इतना अपन चैप्टर रखते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, अगला वीडियो अपना होगा न्यूक्लियाई का और सेमीकंडक्टर का। तो अपने पास केवल 2 माइंड मैप बचे हैं। हमने 12th की जर्नी को बहुत प्यार से बिताया है। मेरे को आशा है आपकी कि जेईई मेंस में आपको रिवीजन के लिए अगर कोई माइंड मैप चाहिए तो इससे बेहतर माइंड मैप आपको नहीं मिलेंगे, ये सोच के मैं हर एक माइंड मैप को रिकॉर्ड करता हूं, यही मेरा मोटिवेशन है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा, बाय।